गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूरोप के राष्ट्रवाद में आपको इटली का एकीकरण के बारे में जाना, यानी इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ, उसमें किन किन नेताओं ने, किन राष्ट्रवादी नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान किया, जिसमें गैरिबाल्डी, काउंट काबूल और नेता था विक्टर इमैनुअल। इन राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता से, इन राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयास से इटली का संपूर्ण एकीकरण संभव हो पाया। अब आता है जर्मनी का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के साथ साथ ही जर्मनी में भी एकीकरण की प्रक्रियाएं चल रही थी, यानी दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों का एकीकरण, जर्मनी और इटली का दोनों का एकीकरण लगभग एक ही समय में एक ही साथ संपन्न हुआ था। क्योंकि इटली में एकीकरण की जो प्रक्रियाएं चल रही थी, जो वहां पे राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी, राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी, ठीक उसी तरह जर्मनी में भी राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी और राष्ट्रवाद की भावना की लहर दौड़ चुकी थी। वहां एकीकरण की प्रक्रियाएं चल रही थी। जर्मनी मध्यकाल यानी लगभग 800 ईस्वी के साल्मा के नेतृत्व में संगठित होकर एक लंबे समय तक साल्मा के नेतृत्व में एक सुदृढ़ राज्य के रूप में अवस्था में वो रहा था लंबे समय तक। लगभग आपको मध्यकाल 800 ईस्वी में साल्मा के नेतृत्व में जर्मनी जो था एक सुदृढ़ राज्य के रूप में लंबे समय तक वो स्थित रहा, अवस्थित रहा। लेकिन आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह विखंडित हो गया था, यानी छोटे छोटे राज्यों में वो विभक्त हुआ था। यानी कहा जाता है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। अलग अलग तरह की बोली थी, अलग अलग तरह की भाषा थी, अलग अलग तरह की धार्मिक विसंगतियां मौजूद थी, धार्मिक चीजें अलग होती थी, सामाजिक सोच अलग थी, राजनीतिक सोच अलग थी। इन तरह की तमाम समस्याएं वहां पर थी। जर्मन राज्यों में, उत्तर जर्मन राज्यों में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर इस तरह के लोग की ज्यादा थी। जर्मनी में कैथोलिक बहुल संख्या, राज्यों के प्रतिनिधि जो थे वो सब डायट जिंदा थी। जो डायट थी वहां की कैथोलिक परंपरा जो चलाती थी, कैथोलिक क्षेत्र जो कहा जाता है वहां डायट वहां जिंदा थी। वहां पर उन लोगों की जो कानून जो थे वो चलते थे, उन लोगों का अधिकार वहां पे था, वहां चलता था। उनमें किसी का जो मत थे वो आपस में मिलते नहीं थे, यानी उनमें सभी में मतों का अभाव था, आपसी मत एक मत मिलते नहीं थे। राष्ट्रवाद की भावना का वहां बहुत ही अभाव था, बहुत ही कमी थी। इसीलिए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो पाया था। लेकिन आधुनिक जो पृष्ठभूमि जो है जर्मनी का एकीकरण का, उसका से नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने 1806 में जर्मन प्रदेश के जो थे जीतकर, जर्मन प्रदेश का एक राइन प्रदेश, उसको जीतकर वहां एक नए संघ का निर्माण किया था, एक नए गणराज्य का निर्माण किया था। और यहाँ के जो जर्मन थे, जो राइन संघ के जो जर्मन थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई थी। राइन संघ के नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन को जीता था और वहां पर एक संघ का निर्माण किया था, तो वहां जर्मन राष्ट्रवाद की भावना वहां धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी, फैल रही थी। इसी दौरान इटली में बुद्धिजीवियों, किसानों और कलाकारों जैसे हीगल कांट, हेमबोल्ट, अंटर, जैकबिन आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को काफी बढ़ावा दिया। क्योंकि इसमें जो कलाकार थे, जो पेंटर थे, वो पेंटिंग के माध्यम से अपने राष्ट्रीयता की भावना को दर्शाते थे। कलाकार जो थे, नायक नायिकाएं, वो अपने माध्यम से उसमें अपने राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करते थे, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देते थे। अखबार जो थे, अखबार के माध्यम से ये लोग सभी अपना भूमिका निभाते थे। बहुत सारे जो लोग थे, जो बड़े बड़े दार्शनिक थे, वो अपने कविताओं के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास कर रहे थे, जगाते थे। बहुत सारे ऐसे चित्रकार थे जो अपने जीवंत चित्रों के द्वारा भी राष्ट्रवाद की भावना का
प्रचार कर रहे थे। इसमें स्कूल के जो शिक्षक थे, स्कूल भी इससे अछूता नहीं था, स्कूल के शिक्षक और जो विद्यार्थी थे उन लोगों में ने भी अपने एक सभा आयोजित कर एक अपना सभा जो बनाया था, जिसे ब्रुसेन सैफ नामक सभा जो विद्यार्थियों की थी और टीचरों की उन्होंने बनाई थी, जिससे राष्ट्रीयता की भावना आगे जा सके और जर्मनी का एकीकरण हो सके। लेकिन इस कानून को भी मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मन क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा शासक के रूप में था, बहुत बड़ी शक्तिशाली के रूप में वो क्षेत्र था और वो हमेशा उस पर शासन करता था। तो वो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो हमेशा इन लोगों को कुचलने का प्रयास करता था। उसके दमनकारी कानून जो थे, कार्लस्वाद के आदेश को जारी किया। उसने इस क्षेत्र में लोगों को, राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए कार्लस्वाद नामक दमनकारी जो कानून था उसको आदेश में लाया, उसको जारी किया। परंतु फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो प्रबल थी, यानी बहुत लोगों में अंदर राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो चुकी थी और वो अपने राष्ट्र के निर्माण की तरफ आगे बढ़ चुके थे। इस स्थिति में एकीकरण की परिस्थितियां जो थी इन सारे क्षेत्रों में, एकीकरण की जो परिस्थितियां थी वो धीरे धीरे नजर आ रही थी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालवेरिन आप लोग को आएगा। इसी पक्ष में एकीकरण को आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक कारणों से निर्मित होकर 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में एक जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलने का प्रयास किया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं थे। फिर भी जर्मन राष्ट्रवादी जो नेता थे उनके भावनाओं को जरूर कुछ आहत मिली, सक्सेनी थे, हनोवर थे, आदि राज्यों में लोकतंत्र विद्रोह होने लगे थे। परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया जो थे उस समय के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जानते थे हम लोग, उन्होंने मिलकर इन सारे विद्रोहों को, इन सारे आंदोलनों को उन्होंने कुचल दिया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। 1848 की जो क्रांति हुई उसने फिर जर्मन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना को फिर एक बार फैलाया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। पुरानी संसद जो थी उस सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया और जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। ये उस सभा में बैठक में कहा गया और एक लोकतांत्रिक संवैधानिक वैधानिक राजस्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक जो था, जो एक निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का साधक था, जो फ्रेडरिक था वो रूढ़िवादी था, यानी पुराने बातों को मानता था, पुराने सिद्धांतों को मानता था और निरंकुश था। उस पर कोई अंकुश नहीं था, वो जैसे चाहता था वैसे रहता था, प्रतिक्रियावादी शासक था वो। क्योंकि स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था, वो ऑस्ट्रियाई जो था उससे लड़ने से बचना चाहता था। प्रसा अपने आप को अच्छा मानता था और इसी गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इसी एकीकरण का मार्ग रुक गया था इसी विद्रोह के कारण। और जर्मन में विद्रोह की स्थिति, जर्मन राज्यों में, आपसी राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। यानी जर्मन राज्यों में धीरे धीरे विद्रोह की भावना फैल गई, लेकिन प्रसा और ऑस्ट्रिया इन दोनों ने मिलकर एक साथ मिलकर इन सारे आंदोलनों को, विद्रोह को इन्होंने दबा दिया। अब तक
प्रसा अब तक ये जान चुका था कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व उसी से हो सकता है, यानी जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है। इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना। फ्रेडरिक का जो भाई था विलियम, उसने प्रसा का शासक बना। विलियम जो था वो राष्ट्रवादी नेताओं का विचारधारा का था, वो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसने के सुधारों के फलस्वरूप जर्मन में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। औद्योगिक क्रांति ने बहुत तेजी से अपना हाथ फैलाना, पांव फैलाना तेज किया और आधारभूत संरचनाएं जो थी, सड़कों का विकास, रेलवे का विकास, मकानों का विकास, इन तरह के विकासों में बहुत ही तेजी हुई, बहुत ही सुधार हुई और जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, एक करने के लिए उसने अपने प्रयास तेज कर दिए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क जो एक राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था और बिस्मार्क को उन्होंने अपना चांसलर नियुक्त किया। क्योंकि बिस्मार्क बहुत ही कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ था, बहुत ही वो तेज बुद्धि वाला था, कुटिल बुद्धि वाला था, उसने अपने चांसलर बनाया विलियम ने। अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बिस्मार्क ने कैसे जर्मनी के एकीकरण में अपना प्रभाव बनाया, उसकी क्या देन थी। बिस्मार्क के बारे में आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जर्मनी का एकीकरण में क्या संभावनाएं थी, क्या वहाँ पर आवश्यकता थी, किन चीज़ों की क्या वहाँ पर कमियाँ थी उसके एकीकरण में, ये सारी बातों को हमने जाना। कौन कौन से क्षेत्र उसमें ज़्यादा एकीकरण के लिए थे, इस सारी बातों को हम लोग जाना। अगले वीडियो में हम लोग बिस्मार्क के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आप लोग अगला बिस्मार्क का टॉपिक जरूर पढ़ करिएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।